हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं परीक्षा गुरु उपन्यास के विषय में। यूजीसी नेट में परीक्षा गुरु उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो इसके विषय में आप इसकी कहानी को देखेंगे, इनके पात्रों के विषय में परिचय प्राप्त करेंगे और परीक्षा गुरु के उपन्यास के विषय में क्या क्या अन्य विद्वानों के द्वारा कहा गया है उसके विषय में भी आप देखेंगे। एक लंबे समय की वापसी है इस चैनल पे पुनः। तो इसमें जो भी आपके पास टाइम बचा है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम, जैसा कि 29 तारीख को एग्ज़ाम आपका प्रस्तावित है, 29 जून को, तो तब तक के लिए जो भी शॉर्ट रिवीजन हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए कराया जा सकता है वो कराया जाएगा। तो आज से ही इसकी शुरुआत कर दी जा रही है। आज आप परीक्षा गुरु उपन्यास को देखने जा रहे हैं। तो परीक्षा गुरु उपन्यास, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसे लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है और वो एक उपन्यासकार भी थे और नाटककार भी थे। उन्होंने बहुत अच्छे नाटक भी लिखे हैं। तो परीक्षा गुरु इन्होंने 1882 ईस्वी में लिखा है और इसे रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहल लाला श्रीनिवास दास ने ही लिखा है। बच्चन सिंह ने परीक्षा गुरु के विषय में क्या कहा है? इन्होंने कहा परीक्षा गुरु को हिंदी के यथार्थवादी उपन्यासों की नींव का पत्थर, हिंदी के यथार्थवादी उपन्यासों की नींव का पत्थर बच्चन सिंह ने कहा है। और आगे कहा है कि प्रेमचंद के आदर्शोन्मुख यथार्थ की गंगा की गोमुखी। तो इस प्रकार से बच्चन सिंह का भी कथन इम्पॉर्टेंट है और रामचंद्र शुक्ल जी का भी कथन इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों लोगों का कथन आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो प्रकाशन है वो हमने बता ही दिया है कि 25 नवंबर 1882 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया है। लाला श्रीनिवास दास स्वयं तो ये मथुरा के रहने वाले थे, पर ये जो पूरी कहानी इन्होंने लिखा है परीक्षा गुरु कहानी उपन्यास मीन्स जो उपन्यास लिखा है उसके अंदर जो कहानी है वो दिल्ली की कहानी है, दिल्ली के एक व्यापारी की कहानी है। तो आगे आप कहानी के विषय में देखेंगे, लेकिन उसके पहले आप पात्रों के विषय में देख लीजिए। एक बार पात्र आपको पता चल जाए कि कौन है, पात्र में किनका किनका नाम आया है, क्योंकि पात्रों से भी प्रश्न पूछा जा रहा। इसके पहले तो लगातार शायद 3 बार परीक्षा गुरु से रिलेटेड उसके प्रकरण को क्रम से लगाने के लिए एग्जाम में लगातार शायद 3 बार यूजीसी नेट के द्वारा पूछा गया है प्रश्न। शायद 2023 के एग्ज़ाम में और 2024 के एग्ज़ाम में, दोनों में पूछा गया है। तो इसीलिए इसके प्रकरण को याद करने की ट्रिक भी इसी चैनल पर है। आप अच्छे से, अगर आपको प्रकरण नहीं याद हो रहा है 41 प्रकरण, तो आप उस ट्रिक के माध्यम से बहुत ही अच्छे से क्रम से लगा पाएंगे। तो एक परीक्षा गुरु के उपन्यास के जो मुख्य पात्र हैं उनके विषय में देखते हैं। मदन मोहन, जो कि लाला मदन मोहन के नाम से आपको पूरे उपन्यास में इन्हीं की कथा कही गई है, इन्हीं की कहानी कही गई है। तो ये 30 वर्ष के युवक हैं, नई पीढ़ी के रईस हैं और बिगड़ैल युवक हैं। 5 चाटुकार मित्रों द्वारा घिरे रहते हैं, विलास प्रिय हैं। तो इसमें से कौन कौन इनके मित्र हैं जो चाटुकारिता वाले मित्र हैं? तो मुंशी चुन्नीलाल, दूसरे हैं सिंभू दयाल। ये दोनों तो खासकर इनके साथ ही साथ रहते हैं, सबसे पहले इनका साथ छोड़ देते हैं विपत्ति आने पर। इसके बाद पुरुषोत्तम दास, अहमद हुसैन और बैजनाथ, ये 5 चाटुकार मित्रों की श्रृंखला है इनकी। इसके बाद जो इनका सच्चा मित्र है वो वकील है, पेशे से वकील है और ब्रज किशोर है, जो कि इनका सच्चा मित्र है। मदन मोहन की आंखों पर से विलासिता, झूठी शान, अपव्यय, अज्ञान की पट्टी हटाने वाला पात्र है। लाला मदन मोहन को स्वार्थी, अवसरवादी, चापलूस मित्रों से बचने का श्रेय ब्रज किशोर को है। और सुशीला जो है वो इसकी मदन मोहन, जो लाला मदन मोहन है जिनके विषय में उपन्यास में पूरी कहानी है, वो उनकी पत्नी है सुशीला। पवित्रता की मूर्ति हैं, बुद्धिमती हैं, गृह कौशल में दक्ष हैं, बच्चों के लालन पालन में प्रवीण हैं, मानव स्वभाव की पारखी हैं। और जो लाला मदन मोहन के पिता हैं वह व्यावसायिक बुद्धि के बल पर, चरित्र बल, व्यापारिक सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं। नैतिक मूल्यों पर आधारित व्यवसाय है उनका, झूठी शान शौकत और फिजूल खर्ची के शिकार नहीं है, सावधानी पूर्वक व्यापार से धन अर्जित करने वाले व्यक्ति हैं। लाला हरकिशोर छोटी प्रवृत्ति का दुष्ट और कुटिल व्यापारी, यही इनके ऊपर जो है केस करता है। लाला हरकिशोर छोटी प्रवृत्ति का दुष्ट व्यापारी है, कुटिल नीति रखने वाला है। अपनी रकम न पाने और अपमानित होने पर लाला मदन मोहन को धमकी नालिश करने वाला
नालिश करने की, ये उनको नालिश करने के लिए कहता है, जिस पर जो है ब्रज किशोर ही उसकी सिर्फ हेल्प करता है। हरगोविंद कौन है? वो निम्न आय वर्ग का परिश्रमी ईमानदार युवक है। लाला हरदयाल, लाला मदन मोहन के प्रिय मित्र, जिसे लाला मदन मोहन प्राणों से अधिक प्रिय समझते हैं, जिनकी मोहनी मूर्ति देखने के लिए वह तरस जाते हैं, और लाला हरदयाल को भी उनके बिना एक पल चैन नहीं मिलता। इसके बाद हैं बिहारी बाबू, जो कि लाला मदन मोहन को भोजला पहाड़ी पर के धनवान जागीरदार से ताश खेलने और उनके हारने पर हार की रकम स्वयं द्वारा देने तथा जीतने पर आधी रकम लेने का सब्जबाग दिखाने वाला पात्र है। बाबू बैजनाथ की कृपा से लाला मदन मोहन इन जुए से बच जाते हैं। ब्राइट, अंग्रेज सौदागर मिस्टर ब्राइट कांच का सौदागर था। मिस्टर ब्राइट का लाला मदन मोहन पर 50,000 का कर्ज था। राम प्रसाद बनारसी दास, रसद का लेन देन पहले राम प्रसाद बनारसी से था, फिर मदन मोहन से हुआ। कारखाना नीलाम होने की स्थिति में इन्होंने 11,500 रुपये में डिग्री कराई थी। मिस्टर रसल जो है वो नील का सौदागर था। नील के साथ साथ वह रुई, सन इत्यादि का भी व्यापार करता था। जगजीवन दास इसमें जो पात्र है वो लाला मदन मोहन का साला है, जगजीवन दास। ये भी याद रखिए, क्योंकि नाम देखिए उसका रिलेशन भी पूछा जा सकता है कि जगजीवन दास कौन थे, तो मदन मोहन का साला था। आगा हसन, तबले का मालिक, जिससे लाला मदन मोहन 3 घोड़े 500 में खरीदते हैं। रुपए ना चुकाने पर यह अपने वकील के माध्यम से मदन मोहन के पास नोटिस भेजता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कितने में वो घोड़े खरीदते हैं, कितने घोड़े खरीदते हैं। तो आगा हसन से घोड़े खरीदते हैं, 3 घोड़े खरीदते हैं, 500 रुपये में खरीदते हैं। और हीरालाल मुंशी चुन्नीलाल का भाई है, जो पहले बंदोबस्त महकमे में नौकर था। जब काम पूरा हो गया तब से इसकी नौकरी नहीं लगी थी। इसे खाली बैठा देखकर ब्रज किशोर अपने यहाँ 20 रुपये के मेहनताना पर इसको एक मुहर्रिर नियुक्त करते हैं। आगे है निहाल चंद मोदी। लाला मदन मोहन इसके देनदार थे। जब मदन मोहन कुतुब जाने के लिए तैयार होते हैं तब निहाल चंद मोदी कई तकाजगीरों के साथ लाला मदन मोहन के यहाँ आकर धमक पड़ता है। हरकिशोर से इसने मदन मोहन के दिवाले का हाल सुना था। निहाल चंद मोदी का लाला मदन मोहन पर 5,000 रुपये का कर्ज था। लतीफ़ हुसैन निहाल चंद का वकील है। यह निहाल चंद का केस मदन मोहन के विरुद्ध लड़ता है। और जो जुगल हैं, नवल जुगर, वो ब्रज किशोर के छोटे भाई हैं। तो ब्रज किशोर के छोटे भाई का नाम भी आपको याद रखना है। जवाहिर लाल, लाला मदन मोहन का लेखाकार, आय व्यय का हिसाब रखने वाला। बैजनाथ के विषय में पहले भी आपने देखा कि ये गौड़ पात्र है जिसकी अच्छी खासी आय थी, परंतु लोभी प्रवृत्ति के बैजनाथ को उसके लालसा चैन से बैठने नहीं देती। इसके माध्यम से उपन्यासकार ने अंग्रेजी शिक्षा की अनुपयोगिता बताई है। और जैसा कि हमने बताया कि इस उपन्यास में टोटल 41 प्रकरण, या आप शीर्षक कह सकते हैं कि हैं 41 प्रकरण इसमें हैं। और सभी जो स्टोरी है 41 प्रकरणों के माध्यम से बताई गई है। और इसे जो है क्रम से लगाने के लिए भी प्रश्न पूछा गया था, तो इसीलिए आप इसे ध्यान से अगर स्टोरी को देखेंगे तो आपको प्रकरण समझने में आसानी मिलेगी। सबसे पहला जो प्रकरण है वो है सौदागर की दुकान। तो सौदागर की दुकान से ही कहानी, ये जो परीक्षा गुरु की कहानी है वो आरंभ होती है। तो परीक्षा गुरु उपन्यास का आरंभ एक अंग्रेजी दुकानदार ब्राइट की दुकान, नाम क्या है उसका? ब्राइट है। उसकी दुकान में नई नई फैशन की अंग्रेजी आसबाब लाला मदन मोहन के द्वारा देखने से होता है। इसकी कांच की दुकान रहती है, जिसमें तमाम तरीके से ये नए नए कारीगरी वाले कांच के आइटम रखता है। मदन मोहन के साथ उनके 2 चाटुकार मित्र थे। तो वो कौन थे? मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर सिंभू दयाल, तथा एक सच्चा मित्र लाला ब्रज किशोर भी था इनके साथ। मदन मोहन को कांच की एक जोड़ी पसंद आती है। दुकानदार ब्राइट उसकी कीमत 3,000 बताता है। तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि ब्राइट के दुकान पे जो कांच का एक सामान जो पसंद आता है लाला मदन मोहन को, उसकी कीमत कितनी होती है? उसकी कीमत 3,000 होती है। और 400 रुपये कम कर देने की बातें वो कहता है। ब्राइट कहता है कि इसमें मैं 400 रुपये कम कर दूंगा। तो 3,000 उसकी कीमत होती है और 400 रुपये कम कर देने की बात ब्राइट कहता है।
मुंशी चुन्नीलाल कांच के चौखटों की कारीगरी पर मोहित होकर कारीगर के हाथ चूमने की बात करते हैं। जो चुन्नीलाल है उसको आपने देखा, पहले ही पात्रों से परिचय प्राप्त करने के दौरान देखा कि वो चाटुकारी व्यक्ति है, तो वहाँ भी चाटुकारिता करता है। कहता है कि जो ये कांच की चौखटों की कारीगरी है उसको देख के ऐसा लगता है कि कारीगर के हाथ ही चूम लो। तो सिंभू दयाल लाला मदन मोहन से इस कांच के उनके कमरे में लगने से उसकी शोभा दुगनी हो जाने की बातें करते हैं। लाला ब्रज किशोर मदन मोहन को राय देते हैं कि इसके बिना आपका कौन सा काम अटक रहा है कि 3000 रुपये का आप आइटम लेंगे। 3000 में अगर मान लीजिए 400 दुकानदार ने कम भी कर दिया तब भी आपको 2600 रुपये तो पे करने ही पड़ेंगे। तो ये सौदागर की दुकान के बात की बात है कि यहाँ से कहानी का आरंभ होता है। और आप सोचिए 1882 की ये कहानी है, तो उस समय 3000 रुपये की क्या कीमत रही होगी। अभी भी कितने लोग हैं कि 3000 के सिर्फ डेकोरेटिव आइटम अपने कमरे में नहीं लगा पाते हैं। इसके बाद है दूसरा, अकाल में अधिक मास। तो पहला हो गया सौदागर की दुकान और दूसरा है अकाल में अधिक मास। इसमें कहानी क्या है, मुंशी चुन्नीलाल द्वारा ब्रज किशोर से पीछा छुड़ाने के लिए घड़ी में चाबी देने के बहाने घड़ी को आधा घंटा आगे कर दिया गया था। इसमें ये बताया गया है कि जैसे जब चारों मित्र साथ में रहते हैं, पांचों मित्र साथ में रहते हैं, तो सभी को उसकी खुशामद यानी लाला मदन मोहन की खुशामद करना रहता है, लेकिन जो ब्रज किशोर है उसे चौकन्ना करता है, उसे सचेत करता है, गलत कामों में लिप्त नहीं होने देता है। इसके लिए जो चुन्नीलाल है वो अपनी घड़ी को आधे घंटे आगे कर देता है जिससे वो आधे घंटे पहले चला जाए। तो मुंशी चुन्नीलाल के यह कहने पर कि ब्रज किशोर साहब की लच्छेदार बातें अधूरी रह गई, क्योंकि वो अपने समय के पाबंद थे तो समय अनुसार वो चले जाते थे। मास्टर सिंभू दयाल क्या कहते हैं कि उनकी बातें चकाबू के जाल हैं। तो यह भी आपको याद रखना है कि चकाबू के जाल किसे कहा गया है, किनकी बातों को, तो वो ब्रज किशोर की बातों को चकाबू के जाल कहा गया है और सिंभू दयाल के द्वारा कहा गया है। आगे है मिस्टर रसल, जो हैं वो नील के व्यापारी हैं और रुई सन इत्यादि का भी व्यापार करते हैं। तो इसमें दो व्यापारियों का नाम अभी तक आया जो विदेशी व्यापारी टाइप में है, जैसे ब्राइट और मिस्टर रसल। इनका लेन देन विगत 1.5-2 वर्षों से लाला मदन मोहन से किसी की सिफारिश पर चल रहा था। मदन मोहन से पूर्व मिस्टर रसल का लेन देन राम प्रसाद बनारसी दास से था। तो यहाँ आपको यह भी याद रखना है कि मदन मोहन का जो लेन देन है मिस्टर रसल से, उसके पहले मिस्टर रसल किससे करते थे लेन देन, राम प्रसाद बनारसी दास से। राम प्रसाद बनारसी दास नाम भी याद रखना है आपको। उसके 8000 रुपये रसल के बकाया थे और उसने नालिश कर 11,500 की डिग्री इस पर करा ली थी। जो मिस्टर रसल है उसके 8000 रुपये बकाया थे, लेकिन उसने नालिश करके कितना 11,500 की बाकी उसने दिखाया था। वह मदन मोहन से उसके सिर पर पड़ी आफत का बेड़ा पार करने का निवेदन करता है। मीन्स कहता है ऐसा मत करिए कि नालिश मत कराइए, लेकिन वो मानता नहीं। चुन्नीलाल उसे लाला मदन मोहन के स्वभाव की बात करते हुए धैर्य रखने का निवेदन करते हैं, लेकिन वो मानता नहीं है, क्योंकि व्यापारी अक्सर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा उधार देने पे इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, और अगर वो देते हैं तो उतने हक से ही आके ले भी जाते हैं। मदन मोहन के द्वारा यह पूछने पर किस रुपए के लिए ये रसल हमारी दिल जमाई क्या कर देंगे। रसल 1 वर्ष के भीतर रुपया चुकता कर देने पर नील का कारखाना दिल जगई के वास्ते प्रस्तुत करता है। आरंभ में मदन मोहन रुपया ना होने की बातें करता है, परंतु मास्टर सिंभू दयाल के यह कहने पर कि आपके पास रुपयों की क्या कमी है, वह मिस्टर रसल को कल तक 10,000 रुपये बंदोबस्त करने की बातें कहता है। मिस्टर रसल लाला मदन मोहन पर भरोसा करते हुए निश्चिंत लौट जाते हैं। पहले तो वो धमकी देते हैं कि भैया जो पैसा है मैं उस पर नालिश कर दूंगा, लेकिन जब समझाने बुझाने पर वो मानते हैं तो फिर वो चले जाते हैं, जब उनको कहा जाता है भाई 10,000 की व्यवस्था की जाएगी। तो इस प्रकार अकाल में अधिक मास की बात हुई। आगे तीसरा प्रकरण जो वो है संगति का फल। अब संगति का फल कैसे प्राप्त होता है उनको, इसके विषय में देखेंगे हम।
इस प्रकरण में लाला मदन मोहन के घर पर हर गोविंद नाम का एक पंसारी का लड़का जो है, हर गोविंद नाम का, वो टोपियाँ बेचता है और अहमद हुसैन जो है वो हिना का अतरगंधी अजमेर से लेकर उपस्थित होता है। देखिए अहमद हुसैन के बारे में बताया गया था इसके मित्र के विषय में, लेकिन ये क्या है, यह भी एक व्यापारी टाइप में है, छोटा व्यापारी है जो कि हरगोविंद टोपियाँ लेकर आता है, लेकिन अहमद हुसैन क्या लेकर आता है, अजमेर से हिना का अतरगंधी सेंट लेकर आता है। हरगोविंद टोपी की कीमत कितना बताता है, 25 रुपये। यह भी आपको याद रखना कि 25 रुपये कीमत हरगोविंद टोपी का बताता है। लाला मदन मोहन 20 रुपये में आए तो उसे 4 टोपियाँ लाने का आदेश देते हैं। अहमद हुसैन रास्ते में सब आसबाब के चोरी होने और मात्र गंधी की शीशी बची रहने एवं इसे मदन मोहन को नज़र करने की बातें कहता है। लाला मदन मोहन 25 रुपये हकीम जी को देते हुए कहते हैं कि उसके खर्च के वास्ते उसे दे दो। सभासदों द्वारा लाला मदन मोहन की उदारता, दयालुता, सच्चे यश और इससे परमेश्वर के प्रसन्न होने इत्यादि की वाहवाही की जाती है, जैसा कि चाटुकारी व्यक्तियों के द्वारा झूठी प्रशंसा करके की जाती है। लाला जवाहरलाल रकमों का जमा खर्च संबंधी खाता मदन मोहन के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। जो लाला जवाहरलाल है वो रकमों का जो जमा खर्च है उसका खाता उनके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, लेकिन चुन्नीलाल और सिंभू दयाल कानाफूसी करते हुए कहते हैं कि लाला जवाहरलाल इतने वर्षों से काम करते हैं परंतु लाला साहब की तबीयत और कागज़ दिखाने का मौका नहीं जानते। यानी कब वो अपने मित्रों के बीच बैठे हैं, मज़े कर रहे हैं, गप सड़ाके कर रहे हैं, उनको कब काम की बातें की जानी चाहिए ये तक नहीं पता है लाला जवाहरलाल को। इसके विषय में ऐसा ये दोनों मित्र कहते हैं। लाला मदन मोहन जवाहरलाल को झिड़कते हुए कहते हैं कि यह कौन प्रसंग है, मुझे बार बार दिख क्यों करते हो, मैंने पहले ही कह रखा है कि अपने समझ से, अपने हिसाब से जमा खर्च कर लो। हर किशन लाल मदन मोहन से लाला हरदयाल साहब द्वारा उनकी खैरियत पूछने की बातें बताते हैं और इनके एक नए मित्र आ जाते हैं, हर किशन लाल, जो कि मदन मोहन से कहते हैं कि लाला हरदयाल साहब तुम्हारी खैरियत पूछते हैं कि कैसे हो, और आज शाम को बाग में मिलने की बात बताते हैं कि आज शाम को उनसे आप बाग में मिल सकते हैं। मदन मोहन प्रसन्नचित होकर कहते हैं कि वह मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हैं, इसीलिए मैं उनसे मिलने ज़रूर जाऊंगा। आगे है प्रकरण 4 जिसमें है मित्र मिलाप। तो प्रकरण 4 में आप देखेंगे मित्र मिलाप के विषय में। लाला मदन मोहन को हरदयाल से मिलने की लालसा में पूरा दिन काटना कठिन हो जाता, क्योंकि उन्होंने कहा था कि शाम को मैं बाग में मिलूंगा। 4 बजे वह मिस्त्री खाने पहुँचे जहाँ इनकी फरमाइश से 3 बग्गियाँ बन रही थी, जैसा कि इसमें बताया गया कि 3 घोड़े खरीदते हैं 500-500 रुपये में। विलायत से सामान मंगवाकर मुंबई के कारीगर इसे बना रहे थे। मदन मोहन ने कह रखा था कि चीज़ अच्छी बने, खर्च की चिंता नहीं है। इसके बाद मदन मोहन ने आगा हसन के तबेले में जाकर 3 घोड़े 5500 रुपये में लेकर दिल पसंद चले गए। 3 घोड़े 500 रुपये में नहीं है, इनका 5500 रुपये में है। लाला मदन मोहन हरदयाल को संसार में सबसे अधिक प्रिय मित्र बताते हुए कहते हैं कि आपसे अधिक संवाद में कोई प्यारा मुझे नहीं है। तो लाला मदन मोहन को सबसे प्यारे कौन रहते हैं, लाला हरदयाल। हरकिशोर के आने पर लाला मदन मोहन उसे कल 9-10 बजे मकान पर आने के लिए आमंत्रित करते हैं। प्रकरण 5 में विषय आ सकते हैं मित्र मिलाप हुआ किससे, जो कि इनको प्राणों से अधिक प्यारे हैं लाला मदन मोहन को, लाला हरदयाल, उनसे मित्र मिलाप होता है। अब इसके बाद विषय शक्ति के विषय में आता है। लाला मदन मोहन जब बाग से कमरे में आए तब सभी दरबारी लोग ब्रज किशोर, मुंशी चुन्नीलाल, सिंभू दयाल, बैजनाथ, पुरुषोत्तम दास, हकीम अहमद हुसैन, ये सब ग्वालियर के गवैयों का गाना सुन रहे होते। तो ये भी आपको याद रखना है कि वहाँ पर जो इनका जो सभा इकट्ठा हुई रहती है उसमें ग्वालियर के गवैयों का गाना होता रहता है। लाला मदन मोहन ने ब्रज किशोर से कहा कि आप इस निर्दोष दिल्लगी को अवश्य पसंद करते होंगे, इससे आपकी थकान उतर जाती होगी, चित्त प्रसन्न हो जाता होगा। ब्रज किशोर इस पर कहते हैं कि सब बातें काम के पीछे अच्छी लगती हैं, सब बातें काम के पीछे, काम के बाद अच्छी लगती हैं। सिंभू दयाल कह उठते हैं कि अमीरों को ऐश के सिवाय और क्या काम है।
शंभुदयाल इस पे क्या कहते हैं कि अमीरों को ऐश के सिवाय इस पे और क्या काम रहता है। लेकिन ब्रजकिशोर क्या कहते हैं कि सब बातें, जो भी नाच गाना ये हो रहा हो तो ठीक है, लेकिन जब काम हो जाए तब ये सब अच्छा लगता है, तब इसका आनंद आता है। ब्रजकिशोर की बातें सुनकर लाला मदन मोहन तेज स्वर में कहते हैं कि आप इन सबको स्वार्थ पर ठहरा कर इनका अपमान करते हैं। माने इतना बात कहने पर ब्रजकिशोर के तो लाला मदन मोहन को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनको अन्य मित्र जो उनके हैं वो सब मज़े कर रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि आप इनको स्वार्थी ठहराते हैं कि मज़े कर रहे हैं। इस पर ब्रजकिशोर कहते हैं कि मैं सबको एक समान नहीं ठहराता, परंतु परीक्षा हुए बिना किसी को मित्र भी नहीं कहा जा सकता। ब्रजकिशोर साफ सीधे शब्द कहने वाले थे, क्योंकि वो वकील थे पेशे से, तो उनका काम ही था साफ सुथरा इधर उधर ना बोलना। एक सच्चे वकील थे और सच्चे मित्र थे, तो अपने मित्र के लिए वो अच्छी बातें बोला करते थे। वो उन्होंने क्या कहा कि सच्चे मित्र की परख तभी हो सकती है जब काम पड़े, जब सबकी परीक्षा हो जाए, तब पता चलेगा कौन सच्चा मित्र है। ब्रजकिशोर इस संबंध में केलिप्स नामक एथेनियन और सायराक्यूस के बादशाह डियोन की मित्रता की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि दूसरों की बातों में आकर अपना कर्तव्य भूलना बड़ी बात है। पंडित पुरुषोत्तम लाला मदन मोहन को बहकाने वाले का नाम जब ब्रजकिशोर से जानना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे लाला साहब के फायदे से काम है, लोगों का जी नहीं दुखाना है मुझे। इस प्रकार से मित्र मिलाप के बाद विषयासक्त इसे क्यों नाम दिया गया इस प्रकरण को? क्योंकि इसमें सभी ग्वालियर के गवैयों का गाना सुनते रहते हैं, इसमें और चीज़ें शराबें उड़ती रहती हैं, मीन्स पार्टी होती रहती है। प्रकरण 6 है भले बुरे की पहचान। भले बुरे की पहचान के विषय में इस प्रकरण में क्या कहा गया है? इसमें लाला मदन मोहन ब्रजकिशोर से तर्क करते हुए कहते हैं कि कैसे किसी आदमी की बातों से उसका स्वभाव जाना जा सकता है, उसका स्वभाव जानने हेतु क्या उपाय कर सकते हैं। लाला ब्रजकिशोर फिर अपने मित्र को लाला मदन मोहन को बताते हैं कि उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, समय ऐसी चीज़ है जो सबकी परख करा देता है। ईश्वर ने मानव मन में अनेक प्रकार की वृत्तियाँ, परोपकार, इच्छा, भक्ति, न्यायप्रियता, बुद्धिवृत्ति सब दी हैं। निकृष्ट वृत्ति को धर्म वृत्ति और बुद्धि वृत्ति से दबा देना चाहिए, जैसे रामचंद्र ने वनगमन के समय धर्म वृत्ति को उत्तेजित किया था। तो इसी जैसा कि अभी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम पास में आ गया है, तो सबको अपनी बुद्धि प्रवृत्ति को उठा देना चाहिए, उत्तेजित कर देना चाहिए, जिससे सिर्फ पढ़ाई की बातें ही हो सके, इसके बाद और चीज़ें बाद में हैं। भला परोपकार आदि शुभ कामों का परिणाम कैसे बुरा हो सकता है? इस पर ब्रजकिशोर कहते हैं कि जैसे अन्न प्राणाधार है, परंतु अति भोजन से रोग उत्पन्न हो सकता है। परोपकार की इच्छा ही अत्यंत उपकारी है, परंतु हद से आगे बढ़ने पर यह फिजूल खर्ची समझी जाएगी। तो ये बात सही चीज़ है कि जैसे आप खाना खाते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप खाते ही जाइए, आपकी कोई लिमिट ना हो, तो ऐसी स्थिति में आपको अपच की समस्या हो सकती है और आपको इनों का सहारा लेना पड़ सकता है। तो ऐसी इन्होंने परोपकार के विषय में भी बताया है कि परोपकार ठीक है, करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, परोपकार करना चाहिए, पर इतना अधिक भी नहीं करना चाहिए को वो फिजूल खर्ची लगने लगे और स्वयं का लॉस होने लगे, ऐसा कहते हैं। लाला मदन मोहन ब्रजकिशोर से यह कहते हैं कि आप मन की वृत्तियों का झगड़ा लेकर बैठ गए हैं। इस पर ब्रजकिशोर पाइसिट्रस नामक एंथीनियन का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। किस पर पाइसिट्रस नामक एंथीनियन का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं? वृत्तियों के विषय में जब बात होती है कि धर्म प्रवृत्ति प्रबल रहने पर मनुष्य अच्छा समझा जाएगा और इस रीति से भले बुरे मनुष्यों की परीक्षा अपने आप हो जाएगी। राजपाट, धन दौलत, शिक्षा, स्वरूप, वंश मर्यादा से भले बुरे मनुष्यों की परीक्षा नहीं हो सकती। इस प्रकार से इन्होंने भले बुरे की पहचान शीर्षक में ये सब बातें कही। इसके बाद प्रकरण 7 सावधानी, जिसमें सावधानी मतलब होशियारी इसमें है। तो प्रकरण 7 के विषय में देखते हैं कि क्या चीज़ है। इस प्रकरण का आरंभ बाबू बैजनाथ के द्वारा लाला ब्रजकिशोर के प्रति इस कथन से होता है कि आपने कैलिप्स और बैडियोन का दृष्टांत देकर यह सिद्ध करना चाहा कि किसी की जाहिर बातों से उसकी परीक्षा नहीं की जा सकती, परंतु उसके कामों में उसकी पहचानने की राय बताई है। लाला ब्रजकिशोर इसमें किसी प्रकार का विरोध ना होने की बात कहते हैं। जैसा इसके पहले इन्होंने किसका
कैलिप्स और डियोन की बातें बताते हैं कि जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तब उन्हें पता चल जाता है। समय ही वो चीज़ है जो ये बता देता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। इसके बाद लाला ब्रजकिशोर की बातें सुनकर मास्टर सिंभू दयाल इन बातों को कल्पित बताते हुए संसार के बर्ताव से इनका कुछ विध नहीं मिलने की बातें कहते हैं। लाला ब्रजकिशोर ईश्वरीय कृपा से किसी वस्तु की प्राप्ति, बरकत, नियम निभने इत्यादि की बातें करते हुए यह कहते हैं कि ईश्वर के नियम मनुष्य से किसी तरह नहीं टूट सकते। इस पर बाबू बैजनाथ बीच में ही कह उठते हैं कि मनुष्य क्या ईश्वर से भी नहीं टूट सकते। लाला ब्रजकिशोर इसे अनुचित और ईश्वर को सब दृष्टि से सामर्थ्यपूर्ण बताते हैं। चुन्नीलाल की इस बात को कि हिंदुस्तान में इस समय कोई सावधान नहीं है ब्रजकिशोर से गलत ठहराते हुए कहते हैं कि यह बात हरगिज उचित नहीं है, परंतु सावधानी का फल प्रसंगानुसार अलग अलग होता है। प्रकरण 8 सब में हाँ। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि सब में हाँ, चाहे गलत हो चाहे सही हो, सब में हाँ करना है। अब इस प्रकरण के बारे में देखते हैं कि 8वां प्रकरण है सब में हाँ। 8वें प्रकरण का आरंभ लाला ब्रजकिशोर के संबंध में लाला मदन मोहन के सभासदों की टीका टिप्पणी से होता है। मुंशी चुन्नीलाल उन्हें बातें बनाने में होशियार कहते हैं। सिंभू दयाल को उनकी लंबी चौड़ी बातों पर लुकमान की कहावत पहाड़ से मूसी निकलने की याद आती है। तो लुकमान की कहावत किसने कही है? सिंभू दयाल ने कहा है, जिससे बात फीकी हो जाती है। हकीम का विचार था कि वह वकील हैं और उनकी जीविका इन्हीं बातों से है कि कैसे लोगों की बातें बनाई जाए। पंडित पुरुषोत्तम दास कहते हैं कि उन पर क्या है, अपना काम बनाने में एक से एक दिखाई देते हैं। मीन्स सब अपना अपना गाते रहते हैं। बाबू बैजनाथ लाला मदन मोहन को अलग ले जाकर लाला ब्रजकिशोर द्वारा एक कॉलेज की स्थापना के प्रयास की बातें बताते हुए उसमें उनके शामिल होने पर अखबारों में धूम मचाने की भी बातें कहते हैं। जैसे कि ब्रजकिशोर अपना कार्य करते रहते हैं, वकील है पेशे से, पैसा भी उनके पास है, तो बाबू बैजनाथ इन्हें भी फंसाने का कार्य करते हैं। ब्रजकिशोर को नामवरी नहीं चाहिए, इसीलिए मैं आपको यह बताने के लिए आया था। बाबू बैजनाथ की ये बातें सुनकर लाला मदन मोहन कहते हैं कि आपके उपकारों का बदला मैं किसी तरह नहीं दे सकता। आगे है सभासद। सभासद में क्या है? प्रकरण 9 है सभासद। इस प्रकरण में मुंशी चुन्नीलाल, मास्टर सिंभू दयाल, पुरुषोत्तम दास, हकीम अहमद हुसैन और बाबू बैजनाथ, ये सब जो मदन मोहन के सभासद हैं उनके विषय में बताया गया है। इसके बाद है प्रकरण 10, जिसमें प्रबंध है या इंतजाम के विषय में कहा जाता है कि हवाखोरी के लिए तैयार होते मदन मोहन अपने सभासदों से आज कल में एक बार हाकिमों के पास जाने की बातें कहते हैं। तो चुन्नीलाल पूछ बैठते हैं, कहते हैं कि आपको म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर बनाने की जो रिपोर्ट आई थी उसकी मंजूरी भी आ गई होगी। लाला मदन मोहन के कहने के पूर्व ही सिंभू दयाल कह उठते हैं कि मंजूरी में क्या संदेह है, ऐसे लायक आदमी सरकार को कहाँ मिलेंगे। लाला ब्रजकिशोर मदन मोहन से जानना चाहते हैं कि म्यूनिसिपैलिटी का सालाना आमद खर्च और आमदनी बढ़ाने तथा शहर की सफाई आदि के विषय में उपाय आपने भली भांति सोच लिया है। यानी कि सभी उनके विषय में सिर्फ ये सोचते हैं कि ये म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर बन जाएंगे और इन्हें सरकार क्यों नहीं लेगी, क्योंकि इनके पास रुपया पैसा है। लेकिन वहीं पर ब्रजकिशोर ये कहते हैं कि आप मेंबर तो बनने जा रहे हैं, लेकिन आपने कुछ तो सोचा होगा कि आप लोगों के लिए क्या करेंगे, कैसी आपकी रणनीति होगी। तो इसके विषय में पूछते हैं। लाला मदन मोहन के द्वारा यह जवाब दिया जाता है कि ये सब बातें जब काम करेंगे तब स्वयं मालूम पड़ जाएगा, अभी से क्यों परेशान होना। लाला ब्रजकिशोर असंतोष पूर्वक लाला मदन मोहन से कहते हैं कि घर की तरह वहाँ भी औरों के भरोसे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। यानी जब आप म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर होने जा रहे हैं और इसके बाद भी जैसे आप यहाँ पे 4-5 दोस्तों से घिरे रहते हैं और सभी की राय मशवरे से आगे बढ़ते रहते हैं, उसी प्रकार से अगर वहाँ भी करेंगे, दूसरों के भरोसे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन चुन्नीलाल द्वारा यह प्रश्न खड़ा किया जाता है कि बिना काम किए अनुभव कैसे होगा, यानी जब हम काम करेंगे तभी हमें अनुभव प्राप्त होगा। लाला ब्रजकिशोर कहते हैं कि सावधान मनुष्य औरों की दशा देखकर हर एक बात का अनुभव अच्छी तरह कर सकता है।
लाला जी प्रबंध की रीति जान जाएंगे तो अच्छी तरह काम कर सकेंगे। ऐसा ब्रज किशोर के द्वारा कहा जाता है कि जो समझदार मनुष्य होते हैं वो स्वयं गलती करके ही नहीं सीखते, वो दूसरों को गलती करते हुए देखते हैं तो स्वयं भी सीख ले लेते हैं। तो इसमें है प्रबंध या इंतजाम किस प्रकार से किया जाए इसके विषय में। आगे प्रकरण 11 है सज्जनता के विषय में। 11वें परिच्छेद में प्रकरण में लाला ब्रज किशोर से चुन्नीलाल और लाला मदन मोहन द्वारा 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। चुन्नीलाल पूछता है कि म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर होने से और इंतजाम की इन बातों से क्या संबंध है। लाला मदन मोहन का पहला प्रश्न था कि उनका यथोचित शिष्टाचार करना सज्जनता नहीं है। दूसरा प्रश्न लाला मदन मोहन का यह था कि सज्जनता में भी भेद है। आगे लाला ब्रज किशोर कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र में नौका चलाने वाला केवल समुद्र की गहराई नहीं जान सकता, इसी तरह संसार में साधारण रीति से मिलने वाले भेंटने वाले इधर उधर की निरर्थक बातों से कुछ फायदा नहीं उठा सकते। बाहर की सज धज और जाहिर की बनावट इत्यादि से अच्छी सज्जनता का कोई संबंध नहीं है। वह तो दरिद्री धनवान और मूर्ख विद्वान का भेदभाव छोड़कर मन की निर्मलता के साथ रहती है और जिस जगह रहती है उसे सदा प्रकाशित करती है। ऐसा है सज्जनता के विषय में। इसके बाद प्रकरण 12 आता है जिसमें सुख दुख की बात कही गई है। किस परिच्छेद में सैर पर निकले लाला मदन मोहन और उनके सभासदों तथा ब्रज किशोर के द्वारा सुख दुख के संबंध में विचार प्रकट किए गए हैं। चुन्नीलाल कहता है कि सुख दुख बहुधा आदमी की मानसिक वृत्तियां और शरीर की शक्ति के अधीन है। एक बात से एक मनुष्य को दुख होता है और उसी बात से हो सकता है किसी दूसरे मनुष्य को क्लेश भी हो जाए। वही बात दूसरे को खेल तमाशे की सी लगती है। इसीलिए सुख दुख का कोई नियम नहीं मालूम होता है। सिंभू दयाल का ख्याल है कि मनुष्य जिस बात को मन से चाहता है उसे पूरा होना ही सुख का कारण है और उसमें हर्ज पड़ने से ही दुख होता है। ब्रज किशोर कहते हैं कि अनेक बार आदमी अनुचित काम करके दुख में फंस जाता है और अपने किए पर पछताता है। एक अपराध छिपाने के लिए वह दूसरा अपराध करता है, परंतु अनुचित कर्म से आत्मग्लानि और उचित कर्म से आत्म प्रसाद हुए बिना मनुष्य नहीं टल सकता। यानी कि गलत काम का परिणाम गलत ही होगा, ऐसा ब्रज किशोर समझाते हैं कि अगर आप अपराध करते हैं तो उसका परिणाम आपको जरूर भोगना पड़ेगा। आगे है प्रकरण 13 जिसमें है बिगाड़ का मूल विवाद। लाला मदन मोहन अपने सभासदों के साथ हवाखोरी कर लौटते हैं तो वह लाला हरकिशोर को साठन की गठरी के साथ कमरे में प्रतीक्षारत पाते हैं। लाला मदन मोहन हरकिशोर से कल उसके द्वारा लाला हरदयाल के सामने बड़ी ढिठाई के साथ पेश आने की शिकायत करते हैं तो वह सफाई देते हुए कहते हैं कि अपने माल की कीमत बड़ी रुखाई के साथ वह मांग बैठता है। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि उसने आपके साथ कैसा व्यवहार किया। आगे अपनी दीनता का रोना रोते हुए इकरार के झूठे होने एवं लोगों के विश्वास उठने के साथ साथ वह यह भी बयां करता है कि यदि आज तक मैं उनके माल की कीमत अदा नहीं करता तो वह मेरे ऊपर नालिश कर देंगे और मेरी रही सही इज्जत धूल में मिल जाएगी। लाला हरदयाल द्वारा कुछ दिन धैर्य रखने और चुन्नीलाल द्वारा इतना बड़ा तकाजा करने में लज्जा की बात हरकिशोर से की जाती है। चुन्नीलाल उसे धमकी देते हुए कहते हैं कि तुम्हारी ठग विद्या हम अच्छी तरह जानते हैं, इस समय तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, तुम्हारे मन में जो आए सो करो। हरकिशोर द्वारा उन्हें जबान संभाल कर बात कहने पर सिंभू दयाल उसे तुरंत यहाँ से चले जाने और ऐसे बाजारू आदमियों का यहाँ कुछ काम ना होने की बात कहते हैं। जब वह रुपया लेकर ही जाने और क्षण भर न ठहरने की बातें कहता है तो सिंभू दयाल उसे अदालत में नालिश कर रुपया लेने की बात कह देते हैं। लाला हरकिशोर उन्हें अपनी गली का शेर कहता हुआ अदालत से उनकी गीदड़ भभकी न चलने की बातें कहता हुआ चला जाता है। अहंकार में चूर लाला मदन मोहन उसके जाने के उपरांत कहते हैं कि चाहे जितना रुपया खर्च हो जाए पर हरकिशोर के पल्ले फूटी कौड़ी भी नहीं पड़नी चाहिए। आगे है पत्र व्यवहार। प्रकरण 14 में पत्र व्यवहार के विषय में है कि लाला मदन मोहन को चपरासी 4 चिट्ठियां ला कर देता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 4 चिट्ठियों की बात की गई है कि 4 चिट्ठियां देता है। इसके विषय में भी दिया गया है कि कौन कौन सी वो चिट्ठियां हैं। पोस्ट कार्ड महरौली से मिस्टर बेली का था पहला खत, जो कल शाम दिल्ली आने वाला था और उसने मदन मोहन से एक डाक का बंदोबस्त करने का निवेदन किया था। दूसरा पत्र कलकत्ता से हमलिंटीन
कंपनी के जौहरी का था, जिसने हीरो की पॉकेट चेन 4000 की बनने की सूचना देने के साथ साथ पन्ने की अंगूठी और नेकलेस के रुपए अभी तक ना मिलने और यथाशीघ्र रुपए भिजवाने का निवेदन किया था। और तीसरा पत्र अलीपुर के अब्दुल रहमान मेरका का था, जिसमें उसने रुपए जल्दी भेजने वरना उसकी आबरू में फर्क आने और बड़ा हर्ज होने की बात की थी। इसके बाद है चौथा पत्र अखबार के एक एडिटर का था, जिसमें उसने लाला मदन मोहन की बुद्धिमत्ता, उदारता, अभिज्ञता इत्यादि की प्रशंसा करते हुए प्रेम की दयनीय दशा का रोना रोते हुए उनसे सहायता की मांग करता है। लाला मदन मोहन का उन्हें मदद करने का जी बहुत ललचाया, परंतु पैसे की तंगी के कारण तत्काल वह कुछ ना कर सके। मुंशी चुन्नीलाल ने रसल के पास तथा मास्टर सिंभू दयाल ने मिस्टर ब्राइट के यहाँ पैसे भेजने की बात लाला मदन मोहन को याद दिलाई। चिंतित मदन मोहन को पुरुषोत्तम ज्योतिष के द्वारा सब होनहार की बातें कहते हैं, तो लाला मदन मोहन कहते हैं कि किसी समय तुमसे प्रश्न करूंगा और तुम्हारी विद्या मिल जाएगी तो अच्छा सत्कार करूंगा। यह सुनकर पंडित पुरुषोत्तम के हर्ष की सीमा नहीं रहती है। लाला मदन मोहन ने अपने नौकरों के पालने के लिए अलीपुर रोड का ठेका ले रखा था और सरकार से जितने रुपए लिए थे उसका दुगना खर्च हो चुका था, पर आधा भी उनका काम अभी तक नहीं हुआ था। इस प्रकार से जो भी इनके दूर दराज के लोगों से लेन देन रहते हैं उसके विषय में इसमें पत्र व्यवहार के माध्यम से पता चलता है कि क्या इनकी स्थिति रहती है। इसके बाद है प्रकरण 15, जिसमें प्रिय अथवा पिय के विषय में है, शराब सुरा के विषय में है। इसमें नहीं, प्रिय अथवा पिय के विषय में है। इसके बाद के प्रकरण में शराब और सुरा के विषय में है। तो लाला मदन मोहन के हृदय में हरकिशोर की धमकी का इस प्रकरण के आरंभ में चुन्नीलाल द्वारा लाला हरदयाल को संबोधित इस कथन से किया जाता है कि ज्योतिष ग्रहों का उलट पुलट नहीं कर सकते, अच्छे बुरे फल बदल नहीं सकते, फिर प्रश्न करने से क्या लाभ। इसी समय बिहारी बाबू नामक एक पात्र, जो कि भौजला पहाड़ी पर ताश के एक व्यसनी जागीरदार के विषय में लाला मदन मोहन को बताता है कि वह सदा बाजी बदल कर खेलते हैं। मैंने उन्हें कई बार हराया है और मैं हराने का हुनर जानता हूँ। आप उनसे ताश खेलिए, यदि आप हार गए तो वह रकम मैं दूंगा और यदि आप जीत गए तो उसमें से आप मुझे आधी रकम दें। इसी समय बाबू बैजनाथ आते हैं और लाला मदन मोहन से बिहारी बाबू के ताश खेलने के वृत्तांत को जानकर इसे जुआ करार देते हुए एक मेवने श्याम, एक शहजादा एवं तमाम प्रकार के धोखेबाजों ठगों का जिक्र करते हुए इनसे दूर रहने की सलाह देते हैं। लाला मदन मोहन बिहारी बाबू को इस समय बहस ना करने तथा बाबू बैजनाथ को अलग ले जाकर उनसे हरकिशोर के द्वारा नालिश करने का किस्सा बयां करते हुए अपनी घबराहट एवं चिंता की बात बताते हैं। बैजनाथ बाबू ने निश्चिंत रहने और उसके द्वारा स्वयं नाक रगड़ते हुए चल कर आने की बात कहकर उन्हें ढाढ़स बंधाते हैं। तो देखिए उनके मित्र किस किस प्रकार से उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, उसके विषय में बताया जा रहा है। अभी इतनी सहायता करते करते ये लाला मदन मोहन को जेल तक भिजवा देते हैं। तो प्रकरण 16 में है सुरा या शराब। इसमें है कि लाला मदन मोहन के हृदय में हरकिशोर की धमकी का भय सदैव सताता रहता है। भले ही उन्होंने कहा था कि चाहे जितना रुपया खर्चा हो जाए पर हरकिशोर के पल्ले एक फूटी कौड़ी भी ना पड़े, लेकिन अभी वही जो लाला मदन मोहन है अंदर से डरे हुए हैं उनकी धमकियों से और उन्हें भय सताता है। कमज़ोर हृदय वाले मदन मोहन को इस डर से दूर रहने एवं मन की शांति के लिए 10-5 दिन के लिए दिल्ली से बाहर कुतुब की सैर करने का मन बनाते हैं। बारिश होने के कारण झरने के सौंदर्य देखने की बात चुन्नीलाल कहते हैं। पंडित पुरुषोत्तम दास भी वहाँ की शोभा, मोर की सुगंधी से अमरैये की महक, कोयल के कुहुकने, मोरों के नाचने, भंवरों की गुंजान करने और वृक्षों की छाया में बैठकर वहाँ के सौंदर्य को निहारने के आनंद का बखान करते हैं। सिंभू दयाल पत्थर की चट्टानों, बादलों के सौंदर्य की चर्चा करते हैं। हकीम अहमद हुसैन जो हैं वो झरने की झंझनाहट, पक्षियों की चहचहाट, हवा की सनसनाहट के सौंदर्य का गुणगान करते हैं। चुन्नीलाल जो है वो शराब के चस बिना इन सारे मज़ा को फीका बताते हैं। तो चुन्नीलाल कहते हैं जब तक शराब ना हो तब तक ये सब जो भी आप बताते हैं, कोयल का कुहुकना, मोर का नाचना, ये पक्षियों का चहचहाना, ये सब देखने का मज़ा तभी है जब हाथ में शराब हो।
सिंभु दयाल इसे मन की चिंता मिटाने के लिए अक्सीर का गुण बताते हैं। बाबू बैजनाथ के विचार अलग हैं, वह इसे बुरी चीज़ मानते हुए इसके वशवर्ती होने की निंदा करते हैं। इस पर चुन्नीलाल थोड़ी शराब लेने से शरीर में बल और फुर्ती की आने की बात करते हैं। तो आप लोग ऐसा मत करिएगा कि थोड़ा सा फुर्ती और बल आने के लिए आप सुरा की सहायता ले लीजिए, ऐसा मत करिएगा। और इसके बाद है प्रकरण, अगला प्रकरण है स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार। 17वां प्रकरण है कि स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार। इसमें है लाला मदन मोहन जब कुतुब जाने की तैयारी करने लगते हैं तथा ब्रज किशोर का तभी आगमन होता है। वो ब्रज किशोर से पूछते हैं कि आपने लाला हरकिशोर का हाल सुना है। ब्रज किशोर द्वारा ज्ञानता प्रकट करने पर लाला मदन मोहन कहते हैं कि आपके और उनके बीच से झगड़ा चला आता है। कई दिन से वह रूठे हुए थे और कल देखिए वो क्या करते हैं। कल हरगोविंद से वृथा लड़ पड़े। यहाँ आए तो मुझे चुन्नीलाल को सैकड़ों कहनी अनकहनी सुना गए। लाला ब्रज किशोर कहते हैं कि हर किशोर से वह झगड़ा आपकी बदौलत है, बेसबब से कोई बात नहीं होती। लाला हर किशोर 5-5 रुपये के घाटे पर प्रसन्नता से आपको टोपियाँ दे रहे थे तो आपने 10-5 क्यों ना ले ली। इससे स्वयं हर किशोर पर 20-25 रुपये का दंड हो जाता है। मदन मोहन कहते हैं कि 10 से 20 रुपये के वास्ते हरगोविंद को नीचा और अपने आश्रितों की बेइज्जती मैं नहीं देख सकता। ब्रज किशोर मदन मोहन पर झूठा पक्षपात करने की बात कहते हैं तो लाला मदन मोहन तेज स्वर में कहते हैं कि आपकी राय में मुझे किसी की सहायता नहीं करनी चाहिए। लाला ब्रज किशोर का जवाब होता है कि बुरे कामों के लिए बुरे आदमियों की सहायता कभी नहीं करनी चाहिए। जैसा कि आप सभी लोग को भी ध्यान रखना चाहिए कि सहायता करनी चाहिए लेकिन बुरे कामों में सहायता नहीं करना चाहिए। लाला मदन मोहन तुनक कर कहते हैं कि आपके कहने से इंसाफ के लिए परमार्थ करना मैं कभी नहीं छोड़ सकता। ब्रज किशोर की दृष्टि में स्वार्थ का काम परमार्थ नहीं हो सकता था। इसके बाद है प्रकरण 18 जिसका नाम है क्षमा। लाला मदन मोहन गुस्से में ब्रज किशोर से कहते हैं कि आप चाहे स्वार्थ समझें या पक्षपात, हर किशोर ने मुझे ऐसा चिढ़ाया है उससे बदला लिए बिना मैं नहीं रह सकता। लाला ब्रज किशोर जानना चाहते हैं कि उसका कसूर क्या है। हर एक मनुष्य 3 तरह से किसी को हानि पहुंचा सकते हैं। यश में धब्बा लगाकर, शारीरिक चोट और माल का नुकसान करके। यहाँ भी आपको याद रखना है कि किस प्रकार से हानि पहुंचा सकता है कोई मनुष्य। पहली बार यश में धब्बा लगाकर, शारीरिक चोट और माल का नुकसान करके। लाला मदन मोहन कहते हैं कि उसने बड़ी ढिठाई की है। वह तत्काल रुपए मांगने लगा और रुपए लिए बिना जाने से इनकार कर दिया। लाला ब्रज किशोर इसे जरा सी बात कहते हुए उसे तकाजा करने का अधिकार बताते हैं। जैसे कि किसी से भी जब आप उधार सामान लेते हैं तो उसका अपने रुपए के लिए तकाजा करने का अधिकार होता है। इसी बात को यह भी बताते हैं। मुंशी चुन्नीलाल जब यह कहते हैं कि उसने लाला साहब को तंग करने की नीयत से तकाजा किया तो ब्रज किशोर का कहना था कि लाला साहब को उसके स्वभाव पहचान कर उससे वैसा व्यवहार करना चाहिए था अथवा उसका रुपया बकाया नहीं रखना चाहिए। सिंभु दयाल का मत था कि ऐसे आदमियों को दंड अवश्य मिलना चाहिए, अन्यथा इसकी देखा दाखी अन्य लोग बिगड़ते चले जाएंगे। लाला मदन मोहन भी कहते हैं कि चाहे मेरा कितना भी नुकसान हो जाए परंतु हर किशोर के पल्ले फूटी कौड़ी नहीं पड़नी चाहिए। लाला ब्रज किशोर 2 प्रकार के दंडों की चर्चा करते हैं। इसमें 2 प्रकार के दंड वो बताते हैं लाला ब्रज किशोर। आगे है स्वतंत्रता। इसमें जो 19वां है वो स्वतंत्रता है। इसमें लाला ब्रज किशोर अभी लाला मदन मोहन को क्षमा करने की बात कर ही रहे थे कि वह सिंभु दयाल की जरा सी बात पर और भड़क उठते हैं। सिंभु दयाल ने जब लाला ब्रज किशोर की ईमानदारी पर बट्टा लगाया तो वह क्रोधित हो उठे और मुंशी चुन्नीलाल भी मास्टर सिंभु दयाल की तरफदारी करते हुए कहते हैं कि आपको यहाँ की बातों में कुछ स्वार्थ नहीं है तो हर एक बात पर आप इतना जोर क्यों देते हैं। ब्रज किशोर इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि अब तक लाला साहब से जो स्वार्थ की बात मैंने की होगी वह लाला साहब भली भांति जानते होंगे। लाला मदन मोहन इस पर ब्रज किशोर से कहते हैं कि अपनी बातें अपने पास ही रखें, यहाँ इनका कोई ग्राहक नहीं है। जब ब्रज किशोर उनको समझाने की बात करते हैं तो वहाँ पर आपने देखा कि लाला मदन मोहन कहते हैं कि आपके जो बात है उसकी किसी को आवश्यकता नहीं है। आगे है प्रकरण में 20वां प्रकरण है कृतज्ञता।
ब्रजकिशोर के जाने के उपरांत लाला को दुख होता है कि मैंने अपने हट से एक लायक आदमी खो बैठा। कहीं न कहीं वो व्यसनी व्यक्ति थे, मौज मस्ती करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन ब्रजकिशोर के जाने पर उन्हें भी दुख होता है कि मैंने एक अच्छे व्यक्ति को, अच्छे दोस्त को अपने से दूर कर दिया। इस पर ब्रजकिशोर को मदन मोहन की दशा देखकर दुख होता है कि उन्होंने कर्ज लेकर अपने साथ साथ अपने बाल बच्चों का हक भी डुबो दिया। लाला मदन मोहन अब तक कर्जदारी की दुर्दशा के वृत्तांत से अनभिज्ञ थे। उनको नहीं पता था कि कर्ज लेने से कैसे कैसे जो है हम फंस सकते हैं, उसके विषय में उन्हें नहीं पता था। ब्रजकिशोर द्वंद्व में घिर उठते हैं कि मैंने लाला मदन मोहन को छोड़कर कौन सी बुद्धिमानी की। मैंने हर तरह से उन्हें सन्मार्ग पर लाने की चेष्टा की, पर क्या लाला मदन मोहन के लिए कोई उपाय नहीं हो सकता? हे जगदीश, इस कठिन काम में तू मेरी सहायता कर। देखिए, क्योंकि ब्रजकिशोर गुस्से में तो उनका साथ छोड़ देते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो खुद से नहीं रह पाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप ही भगवान उनकी सहायता करिए और उन्हें सन्मार्ग पर लाने का क्या कोई उपाय नहीं है? मैंने तो बहुत प्रयत्न किया पर वो सन्मार्ग पर नहीं आ पाए, तो अब प्रभु आप ही कुछ करिए। इसके बाद है 21वां प्रकरण है पतिव्रता। जो लाला मदन मोहन की पत्नी है सुशीला, वो बहुत ही पतिव्रता स्त्री होती हैं और पति की सच्ची प्रीतिमान शुभचिंतक, सुख दुख की साथिन, आज्ञा में रहने वाली स्त्री थी। लाला मदन मोहन भी अपनी पत्नी से बेहद प्रीति रखते थे, किंतु चुन्नीलाल, सिंधुदयाल इत्यादि मित्रों की संगति से नाच रंग और वेश्याओं के हाव भाव में उनकी रुचि हो गई थी और सुयोग्य पत्नी उनको अब गंवारी जान पड़ने लगी थी। लाला मदन मोहन की पत्नी की दृष्टि में ब्रजकिशोर मदन मोहन का सच्चा शुभचिंतक था और वह उसे धर्म भाई मानती थी। ब्रजकिशोर भी उसे धर्म बहन समझता था। मदन मोहन की स्त्री अपने पति की भलाई के लिए जो कुछ नया वृत्तांत होता था वह गुपचुप उनसे कहलवा भेजती थी, क्योंकि अब उनका संबंध टूट चुका था अपने मित्र से, लाला मदन मोहन से, ब्रजकिशोर का। तो उनकी जो धर्म बहन है, उनकी पत्नी लाला मदन मोहन की, वो जो भी कुछ घटनाएं घट रही थी उसे उनको धीरे धीरे बताती जाती थी। इसके बाद प्रकरण 22 में है संशय। हरकिशोर लाला ब्रजकिशोर पर तमाम प्रकार के दोषारोपण करते हैं। जो हरकिशोर हैं वो लाला ब्रजकिशोर पर तमाम प्रकार के दोषारोपण करते हैं। वह कहते हैं कि आप हमारी मित्रता देखकर जला करते हैं, आपकी जलन अब मिट गई होगी। आपने हमारा और मदन मोहन के परस्पर बिगाड़ के लिए उपाय क्या क्या नहीं किए। आपने मदन मोहन के पिता को भड़काया। मेरे लड़की की बारात में प्रतिष्ठित मनुष्यों को देखकर आपके हृदय में दुख हुआ। आपने किसी काम में मेरी सहायता नहीं की। आज मदन मोहन से मेरा बिगाड़ सुनकर कचहरी से वहां झटपुट दौड़ पड़े और लाला मदन मोहन के साथ एकांत में 2 घंटे बैठकर उन्हें अच्छी पट्टी पढ़ा दी होगी। आप और वह दोनों मिलकर मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, मैं सब समझ लूँगा। लाला ब्रजकिशोर इनकी तमाम बातें सुनकर धैर्यपूर्वक जवाब देते हैं कि तुम्हें वहम हो गया, क्योंकि हमारी मित्रता तो बट्टे पर लग चुकी है, टूट चुकी है। इसके बाद 23वां प्रकरण है प्रामाणिकता। 23वें प्रकरण में उपन्यासकार ने ब्रजकिशोर के विषय में विस्तार पूर्वक बताया है। इसके बाद आ जाता है 24वां प्रकरण, जिसमें हाथ से पैदा करने वाले पोतड़ों के अमीर के विषय में बताया गया है। इस प्रकरण में मदन मोहन के पिता के विषय में लेखक ने बताया है। इसके बाद आ जाता है प्रकरण 25, जिसमें साहसी पुरुष के विषय में हरकिशोर साहसी पुरुष था और दूर के रिश्ते में ब्रजकिशोर का भाई लगता था। सब कामों में यह उद्योगी और दृढ़ था। लड़ाई झगड़ा के भयंकर और साहसिक कामों में वह बड़ी बड़ी कारगुजारियां दिखाया करता था। बड़े आदमियों से प्रतिष्ठा पाने की उसे विशेष चाह थी। उसने हर एक आदमी के यहाँ आवाजाही कर रखी थी, किंतु उसकी मित्रता भय से खाली न थी, क्योंकि इच्छानुसार काम न होने से, काम में शाबाशी ना मिलने से या किसी बात पर दिल दुखने से वह आग हो जाता था। हरकिशोर की ये विशेषता बताई जा रही। उपन्यास का मत है कि कोई साहसी पुरुष स्वार्थ छोड़कर संसार के हितकारी कामों में प्रवृत्त हो जाए तो वह कोलंबस की तरह उपयोगी हो सकता है। संसार में बहुत कुछ उन्नति ऐसे ही लोगों से हुई है। लाला मदन मोहन ने अपने झूठे अभिमान से भलाई के बदले जानबूझकर हरकिशोर की इज्जत ली थी और इस कारण हरकिशोर क्रोध के आवेश में लाल हो रहा था। लाला मदन मोहन से बदला लेने के लिए उसके मन में तरंगे उठती रहती थी। इसके बाद प्रकरण 26 में है दिवाला, कि किस प्रकार से लाला मदन मोहन का दिवाला निकलता है। लाला मदन मोहन कुतुब जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि इतने में निहाल चंद मोदी कई तकाजगिरों के साथ घर पर धमक पड़ा। निहाल चंद सहित सभी लेनदारों ने लाला साहब से अपने पैसों की मांग की। कुछ ने कहा कि परिवार को पहले भेजकर लाला रफू चक्कर होने वाले हैं।
एक बुढ़ा सुपूरित नेत्रों से कहता है कि ना मेरी उम्र मेहनत करने की है और ना मेरा कोई सहारा है, मेरी रकम मुझे ना मिलेगी तो मेरा क्या होगा। लोगों की भीड़ जब मदन मोहन को घेर कर तकाजा करने लगती है तो मदन मोहन की दशा पस्त हो जाती है और चुन्नीलाल शंभुदयाल लोगों को शांत करते हुए धैर्य रखने की बात कहते हैं तो निहाल चंद सभी की ओर से कहता है कि हमें अपनी रकम चाहिए। दूसरा कहता है कि हमें रकम मिल जाएगी तो हम गड़बड़ नहीं करेंगे। लाला मदन मोहन सभी से कहते हैं कि ब्याज समेत सभी की कौड़ी कौड़ी चुका दी जाएगी। तो निहाल चंद कहता है कि आपकी कोरी बातों से हमें जी नहीं भरता। इतने में हरकिशोर अदालत से सम्मन लेकर आ पहुंचे। वह अभी गए ही थे कि आगा हसन जान के वकील की नोटिस घोड़ों के संबंध में आ गया। कुछ देर बाद ब्राइट का सम्मन और कच्ची कुर्की भी आ गई। लाला मदन मोहन परेशान होकर कहते हैं कि किस दुष्ट की दुष्टता से यह गजब का गोला एक साथ हम पर आ गिरा है। लाला मदन मोहन अपने मित्रों से रुपए की सहायता के लिए पत्र लिखने बैठ जाते हैं। एक साथ ही इनके साथ देखिए क्या क्या कांड हो गया, क्योंकि सभी को पता चल गया कि इनका रुपया सबके पास उधार है, तो ये कैसे देंगे। जब सभी के पास उधार है तो सब अपना अपना रुपया मांगने चल देते हैं। अब प्रकरण 27 में है लोक चर्चा या अफवाह। लाला मदन मोहन से तकाजे की बात हीरालाल से सुनकर लाला ब्रजकिशोर ठगे से रह जाते हैं। जब ये सब कहानी लाला मदन मोहन के से तकाजे की बात हीरालाल ब्रजकिशोर को बताते हैं तो उन्हें बिजली का करंट जैसा लगता है और वह अश्रुपूरित और शिथिल हो जाते हैं, क्योंकि वो एक सच्चे मित्र होते हैं। अपने मित्र को दुख में वो नहीं देख सकते। उन्हें इतनी जल्दी यह दुखदायी खबर सुनने की तनिक भी आशा नहीं थी। लाला ब्रजकिशोर हीरालाल से फौरन चुन्नीलाल को यहाँ भेजने की बात करते हुए कहते हैं कि हम लोग खुशी प्रसन्नता में चाहे जितना लड़े झड़े परंतु दुख दर्द में एक हैं। वह मेरे पास आने में संकोच ना करें, मैं उनसे जरा भी अप्रसन्न नहीं हूँ। लाला ब्रजकिशोर चिंतन करते हुए मन ही मन में यह कहते हैं कि कल हरकिशोर क्रोध में भर गया था, उसने ही अनुचित मार्ग अपनाया होगा और लोगों ने उसके कहने पर धोखा खाया हो। इसके बाद आ जाता है प्रकरण 28 फूट का काला मुंह। चुन्नी लाल ब्रजकिशोर के पास आते हैं तो उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। ब्रजकिशोर उससे कहते हैं मैं तुमसे जरा भी अप्रसन्न नहीं हूँ, तुम इतने लज्जित क्यों होते। चुन्नी लाल की आंख ऊपर नहीं होती, क्योंकि प्रथमता तो उसकी सलाह से मदन मोहन का काम बिगड़ा था, दूसरा उसकी कृतघ्नता के बावजूद ब्रजकिशोर ने उसके बेरोजगार भाई को नौकरी दी थी। चुन्नीलाल हरकिशोर से कहता है कि आपने मुझे बचपन में पढ़ा लिखा कर आदमी बनाया, मेरा पालन पोषण मेरे प्रतिपालक, आप मेरी मूर्खता पर दृष्टिपात न करें। ये ब्रजकिशोर से कहता है। अपने बड़प्पन का विचार रखें। ब्रजकिशोर चुन्नीलाल से कहते हैं कि तुम्हारा सब भेद मुझे मालूम है, तुमने मदन मोहन के यहाँ से सिवाय तनख्वाह के कुछ नहीं लिया, फिर तुम्हारे पास 8-10 हज़ार रुपये कहाँ से आ गए। हरकिशोर निहाल चंद गली गली तुम्हारी धूल उड़ाते फिरते हैं, अदालत में क्या हश्र होगा। चुन्नीलाल क्षमा मांगते हुए कुनबे के खर्च का जिक्र कहते हुए अपना सच्चा सेवक मानने की प्रार्थना ब्रजकिशोर से कहते हैं। वह कहते हैं कि मुझे आपके प्रति कोई संदेह नहीं है, पर खल में से तेल आप कैसे निकालेंगे, इस कठिन समय में केवल आप पर ही संकट मुक्ति का उपाय मैं समझता हूँ। ब्रजकिशोर चुन्नीलाल के मन में उमड़ते घुमड़ते संदेहात्मक स्थिति जानकर उसे हीरालाल को भेजने के लिए कहते हैं, क्योंकि लाला ब्रजकिशोर जानते थे कि बेरोजगारी से तंग हीरालाल अपने स्वार्थ से चुन्नीलाल को सच्ची सफाई देने के लिए विवश करेगा। उसकी जिद के आगे चुन्नीलाल की एक ना चलेगी। फलस्वरूप ऐसा ही हुआ। तो इस प्रकार से देख रहे हैं आप कि जब ब्रजकिशोर पहले किसी को नहीं भाता था और जब संकट पड़ी तो सबको वो अच्छा लगने लगता है। प्रकरण 29 में है बातचीत। मुंशी चुन्नीलाल मदन मोहन के पास जाकर ब्रजकिशोर की निर्दोषिता की बात करते हुए कहते हैं कि यह सब करतूत हरकिशोर की है। मदन मोहन द्वारा ब्रजकिशोर को चिट्ठी भेजे जाने की बात जानकर चुन्नीलाल ने कहा यह बेहद बुरी बात है। जब एक निरपराधी को अपराधी समझकर दंड दिया जाएगा तो उसे कितना दुख होगा। मदन मोहन अपनी व्यवस्था बताते हुए कहते हैं कि जो तीर हाथ से छूट चुका है वह लौटकर अब नहीं आ सकता। मुंशी चुन्नीलाल मदन मोहन से कहते हैं कि इस समय ब्रजकिशोर से मेल करना प्रसन्नता के लिए नहीं, अदालती कार्य हेतु बेहद जरूरी है। इस समय उनके सिवाय हम किसी को विश्वासी नहीं बना सकते। शंभुदयाल कहते हैं कि यह तुम्हारी लायकी है, परंतु ब्रजकिशोर का दांव लगे तो तुम्हें घड़ी भर को जीता नहीं रहने देगा। इस पर चुन्नीलाल को उत्तर होता है कि मैं अपने निज के संबंधों का विचार करके लाला साहब को कच्ची सलाह नहीं दे सकता।
मास्टर सिंभूदयाल के विरोध के बावजूद भी लाला मदन मोहन चुन्नीलाल की राय पर एक उपहार लेकर बृजकिशोर के पास जाते हैं। लाला बृजकिशोर बड़ी उमंग के साथ इनका स्वागत करते हैं। लाला मदन मोहन अपनी भूल मानते हुए बृजकिशोर के हाथों में वह घड़ी पहना देते हैं और अश्रुपूरित नेत्रों से कहते हैं, इससे बढ़कर और क्या नीचपन होगा। मुझे उसके यह गुण नामालूम थे, नहीं तो मैं व्यर्थ में उसके लिए आपको समझाया था। इससे मैं बेहद लज्जित हूँ। लाला मदन मोहन करुणाद्र होकर निवेदन करते हैं कि इस समय आप साथ ना देंगे तो और कौन देगा। चुन्नीलाल कहते हैं कि इस समय सबसे पहले अदालत की जवाबदेही का बंदोबस्त होना चाहिए, क्योंकि मुकदमे की तारीख बहुत पास लगी है। लाला बृजकिशोर के कहने पर मदन मोहन बृजकिशोर के नाम पर मुख्तयारनामा लिखकर विदा लेते हैं। इसके बाद प्रकरण 30 में है नाराज या नाउम्मीदी। संध्या समय लाला मदन मोहन जब भोजन करने गए थे तब मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर सिंभूदयाल खुलकर आपस में वार्ता करने लगे। लाला मदन मोहन के आने पर चुन्नीलाल मिस्टर रसल की चर्चा करते हुए कहते हैं कि उसकी जायदाद की नीलामी की तारीख में 2 दिन शेष बचे हैं और रुपयों का बंदोबस्त नहीं हुआ है। मदन मोहन जब कुछ मोहलत मांगने की बातें करते हैं तो मिस्टर सिंभूदयाल कहते हैं कि मोहलत पहले कई बार ले चुके हैं, अब मिलना कठिन है। इस समय गहना गिरवी रखकर रुपयों का प्रबंध कर उसकी जायदाद की रक्षा हो सकती है और धीरे धीरे रुपया चुका कर गहना छुड़ा लिया जाएगा। मास्टर सिंभूदयाल की जाते जाते मदन मोहन की सिप्पा लगाने की योजना थी और सारी रकम हड़पने की चाह थी, किंतु लाला बृजकिशोर के अचानक आगमन से उनकी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। लाला ब्रज मोहन मदन मोहन से सारी बातें जानकर कि गहना किसी को ना देने की बातें कहते हुए कहते हैं कि यदि ज़रूरत पड़ी तो मैं अपनी ज़मीन देकर जायदाद नीलाम नहीं होने दूंगा। देखिए, ऐसा मित्र है बृजकिशोर। प्रकरण 31 चालाक की चूक। बृजकिशोर चुन्नीलाल से जानना चाहते हैं कि लाला मदन मोहन का लेन देन किस प्रकार का है। चुन्नीलाल बताते हैं कि 50,000 के लगभग मिस्टर ब्राइट को, 15-20 हज़ार आगा हसन जान, मोहम्मद जान वगैरह खेरी सौदागरों का, 10-12 हज़ार कलकत्ते और मुंबई के सौदागरों का तथा 50,000 निहाल चंद हरकिशोर वगैरह बाजार के दुकानदारों और दिसावरों के अढ़ातियों को लाला मदन मोहन की ओर से दे है। देखिए कितना पैसा उस समय इनका रह गया था। बृजकिशोर द्वारा यह पूछे जाने पर कि और लेन देन ये किससे किससे करते हैं, चुन्नीलाल बताता है 20-25 हज़ार तो मिस्टर रसल की तरफ से बाकी होंगे, 10-12 हज़ार आगरे के एक जौहरी से लेने हैं, 10-15 हज़ार यहाँ के बाजार वालों और दिसावरों के अढ़ातियों से लेने होंगे, 5-7 हज़ार का खेरीज लोगों में और नौकरी में बाकी होंगे, 8-10 हज़ार का व्यापार सीगे का माल मौजूद है, 5,000 रुपये अलीपुर रोड के ठेके के बाबत सरकार से मिलने वाले हैं। लाला बृजकिशोर एक दांव चलते हुए चुन्नीलाल से कहते हैं कि तुम मेहरबानी करके मेरा पूरा मेहनताना दिलवा दोगे तो मैं तुम्हारी बड़ी सहायता समझूंगा और तुम्हारे कमीशन का ध्यान भी रखूंगा। चुन्नीलाल कहते हैं कि आप मेहनताना भी लें और मदन मोहन के यहाँ कुल अख्तियार भी लें, हमें आपकी खुशी चाहिए, इस समय आप हमारी इज्जत बचा लें। लाला बृजकिशोर इस पर कहते हैं कि तुम्हारी इज्जत पर धब्बा ना आने दूंगा, परंतु इस समय लाला मदन मोहन का साथ छोड़ने का विचार तुम्हारी भूल है। चारों तरफ दृष्टि रखकर बुद्धिमान मनुष्य काम करते हैं। मुंशी चुन्नीलाल इस पर कहते हैं कि हमारी तुलना में आप लाला मदन मोहन की अधिक भलाई कर सकते हैं और इसी में हमारी भलाई है। अंत में बृजकिशोर चुन्नीलाल से कहते हैं कि तुमने इन दोनों नवल और जुगल की भी परीक्षा ली या नहीं। तुम गए तब वह बहुत छोटे थे, परंतु अब कुछ होशियार हो चले। मुंशी चुन्नीलाल यह कहते हैं कि भला आपकी शिक्षा पाए और किस तरह की कसर रह सकती। लाला बृजकिशोर उपलम्भ भरे स्वर में कहते हैं, भाई तुम फिर खुशामद की बातें करने लगे, यह रहने दो, घर में खुशामद की कोई ज़रूरत नहीं है। बृजकिशोर के छोटे भाई रहते हैं नवल और जुगल। प्रकरण 32 में अदालत है। अदालत में निहाल चंद मोदी का मुकदमा चलता है। निहाल चंद की ओर से वकील लतीफ़ हुसैन है और लाला मदन मोहन की ओर से बृजकिशोर जवाबदेही करते हैं कि मुकदमे में कानूनी बहस नहीं, सिर्फ लेन देन का मामला है। जिरहबाजी में निहाल चंद बृजकिशोर द्वारा पूछे गए प्रश्न पर संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता है। हाकिम कहता है कि इस मुकदमे में किसी तरह का फरेब साबित होगा तो हम तत्काल उसे फौजदारी सुपुर्द कर देंगे। बृजकिशोर ने ऐसे लंपट प्रश्न किया कि लेनदारों के छक्के छूट गए।
कितने झूठे बढ़ा चढ़ाकर जो दावे किए थे उनके पांव तले जमीन खिसक गई। अनेक लेनदारों ने निहाल चंद के मुकदमे का परिणाम देखने के लिए अपने मुकदमे की तारीख एक दिन बढ़वा लिए। ब्रजकिशोर ने अदालत में अर्ज करके रसल की जायदाद नीलाम होने की तारीख भी बढ़वा दी। तो देखिए, क्योंकि वो एक वकील, अच्छे वकील थे, तो उन्हें सब दांवपेच पहले से पता थे। अदालत में ब्रजकिशोर की चाल देखकर लेनदार निराश हो जाते हैं और वो अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसकी अधीनता स्वीकार करते हैं। कचहरी से लौटते लाला ब्रजकिशोर मिस्टर ब्राइट से 1.5 घंटे एकांत में वार्ता करते हैं। लाला ब्रजकिशोर के निज स्वभाव को पहचानना कठिन था। दरअसल वह किसी कठिन काम में संलिप्त थे। इसके बाद आती है मित्र परीक्षा। 33वें प्रकरण का नाम है मित्र परीक्षा। जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में लाला मदन मोहन द्वारा रुपयों की मांग पर उनके मित्रों की परीक्षा हो जाती है। उन्हें विश्वास था कि मित्रों की तरफ से उन्हें अवश्य सहायता मिलेगी, परंतु उनकी आशाओं पर पानी फिर जाता है और मास्टर सिंभूदयाल मदरसे जाने और रोजगार की बात कहकर अपना पल्ला मदन मोहन से झाड़ लेते हैं। देखिए, जो चिपके रहते थे हमेशा, उन्होंने किस प्रकार से कहा कि मुझे मदरसा जाना है और वहाँ से तुरंत निकल लेते हैं। चुन्नीलाल लाला मदन मोहन से उनका मेहनताना तुरंत भिजवाने की बात कहते हैं ताकि वह मन लगाकर मुकदमा लड़े। मेरठ के एक मित्र ने 10,000 रुपये की हुंडी डाक से लाला मदन मोहन के समक्ष भिजवाते हुए लिखा था कि जितने रुपए चाहिए मंगवा लेना, आपका घर है। 10,000 की हुंडी की प्रसन्नता लाला मदन मोहन की उस समय काफुर हो उठती है जब हुंडी वाले ने रुपए देने से इनकार कर दिया। मदन मोहन की दिवालिया स्थिति की बात जानकर उस मित्र ने तार देकर साहूकार को रुपए देने से मना भी करवा दिया था। इसके बाद आ जाता है प्रकरण 34, हीन प्रभा बदरोबी। घर पहुंचने पर लाला मदन मोहन को ब्रजकिशोर वहां बैठे मिलते हैं। वह अदालत का सब वृत्तांत लाला मदन मोहन के समक्ष बयां करते हैं। चुन्नीलाल के संकेत पर मदन मोहन अपने अंगुली से हीरे की अंगूठी भेंट करते हुए कहते हैं कि आपकी मेहनत के आगे मेहनताना कुछ नहीं है, परंतु अपना पुराना घर और मेरी इस दशा का विचार करके मुझे क्षमा करें। ब्रजकिशोर कहते हैं, मुझे क्या ऐसा नीच समझ रखा जो मैं आपका काम मेहनताने की लालच से करता हूँ। सच तो यह है कि आपके वास्ते मेरी जान भी चली जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है। लाला हरकिशोर के मुकदमे की तैयारी की बात करते हुए लाला ब्रजकिशोर मदन मोहन के यहाँ से रुखसत होते हैं। इसके बाद प्रकरण 35 है, जिसमें स्तुति की निंदा का भेद है कि प्रातः उठने पर लाला मदन मोहन का मन बेहद बोझिल था। एक एक घड़ी एक बरस के समान बीतता था। इतने में अचानक समय देखने के लिए घड़ी पर नज़र दौड़ाई तो वह नदारद। नौकरी से पूछताछ की तो वह नट गए और खरी खोटी सुना दिया। जो मौकूफ करना है तो यूं ही कर दें, वृथा चोरी क्यों लगाते हैं। अचानक बैजनाथ बाबू के आगमन पर वह प्रसन्न हो उठते हैं। बैजनाथ बाबू अखबार में लाला मदन मोहन के नाम की धूम मचाने के नाम की बातें करते हुए रेल पर काम की व्यस्तता के कारण अपनी लाचारी दिखाते हैं। तो बैजनाथ कहाँ काम करते हैं? रेल पर। साथ ही वह लाला मदन मोहन से कहते हैं कि इस समय आपके लिए यही उचित है कि आप इंसॉल्वेंट होने की दरख्वास्त दें। लाला मदन मोहन द्वारा घड़ी खोने की रिपोर्ट थाने में लिखाते जाए की बात बाबू बैजनाथ यह कहते हुए साफ इनकार कर देते हैं कि मैं रेलवे कंपनी का नौकर हूँ, इस वास्ते कोतवाली में रिपोर्ट नहीं लिखवा सकता। लाला मदन मोहन बेहद आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर, मेरी दशा बदलते ही संसार के विचार कैसे बदल गए। मुझे लोग अकारण क्यों तुच्छ समझने लगे। मेरे नर्म होने पर भी बेप्रयोजन मुझसे क्यों लड़ाई झगड़ा करने लगे। इसी बीच लाला ब्रजकिशोर के आने पर मदन मोहन अपने हृदय का सारा हाल उन्हें सुनाते हैं। लाला ब्रजकिशोर कहते हैं कि लोग स्वार्थवश प्रीति करते हैं, उनकी कलाई ऐसे अवसरों पर खुल जाती है। लाला ब्रजकिशोर सभी नौकरों को बुलाकर पुलिस हवालात कैद का डर उनमें पैदा करते हैं, तो नौकर लोग शाम तक मोहलत मांगते हुए कहते हैं कि हमसे जहां तक हो सकेगा घड़ी का पता लगाएंगे। धोखे की टट्टी। लाला ब्रजकिशोर के जाने के उपरांत मदन मोहन को 2 दिन पहाड़ सा महसूस होने लगा। डाक का समय हुआ और 2-3 चिट्ठियाँ आई। चिट्ठी में आगरे की एक जौहरी ने लिखा था कि मेरा पैसा जवाहरात में लग रहा है, इसलिए चाहकर भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। पहले आपने क्यों नहीं लिखा था। इसके बाद दूसरी चिट्ठी उस मित्र की थी जो हर साल आकर महीने 20 रोज मदन मोहन के पास रहकर 500-700 रुपये खातिरदारी में खर्च करवा देता था।
उसने चालाकी पूर्वक लाला की चिट्ठी पहुंचने के पूर्व की तिथि डालकर एक गांव 60,000 में खरीदने की बात करते हुए अपने 50,000 रुपये की राशि होने की बात बताते हुए 10,000 की मांग लाला मदन मोहन से की थी। तीसरी चिट्ठी में एक मित्र ने पैसा होते हुए भी यह लिखा था कि मैं रुपयों की प्रबंध कर रहा हूँ, प्रबंध होते ही रुपये आपके पास भेज दूंगा। इस प्रकार से धोखे की टट्टी यहाँ पर उनको देखने को मिलता है। इसके बाद प्रकरण 37 आ जाता है, जिसमें विपत्ति में है। लाला ब्रज किशोर अदालत में हर किशोर के मुकदमे में बहुत अच्छी तरह विवाद करते हैं। निहाल चंद आदि के छोटे छोटे मामले तो राजीनामा में निपट जाते हैं। इसके बाद ब्रज किशोर सीधे मास्टर ब्राइट के पास चले जाते हैं। हर किशोर अवकाश को बहुत अच्छा समझकर तत्काल अदालत में दरख्वास्त करते हैं कि लाला मदन मोहन अपने बाल बच्चों को मेरठ भेज चुके हैं और उनके सब माल असबाब पर मिस्टर ब्राइट की कुर्की हो रही है तथा मदन मोहन भी अंतर्धान होना चाहते हैं, लिहाजा उनके नाम गिरफ्तारी वारंट हो। लाला ब्रज किशोर को जवाब हेतु बुलाया जाता है, किंतु उनका कहीं पता नहीं चलता। हाकिम को विवश होकर मदन मोहन के लिए वारंट जारी करने का हुक्म देना पड़ता है। लाला ब्रज किशोर हवालात में जाकर मदन मोहन को धैर्य बधाते हैं जब वो लौट कर आते हैं, और रामचंद्र राजा, नल राजा, हरिश्चंद्र राजा, युधिष्ठिर, बाबर, हुमायूं, फ्रांस के सुयोग्य शासक हेनरी और 7वें लुई, इन सभी के दुख झेलने का उनको दृष्टांत सुनाते हैं और परम दयालु भगवान की कृपा दृष्टि के साथ विश्वास रखने की सलाह देते हैं कि वह विपत्ति को मनुष्य की कसौटी मानते हुए राजा बलि का उदाहरण भी पेश करते हैं। इसके बाद आ जाता है प्रकरण 38, सच्ची प्रीत। एक चपरासी के संदेश पर लाला ब्रज किशोर जब बाहर निकलते हैं तो वहां लाला मदन मोहन के रोते बच्चे और रोती उनकी स्त्री को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि लाला मदन मोहन की स्त्री अपने तथा बच्चों का गहना उन्हें देकर शीघ्र लाला मदन मोहन को हवाला से छुड़ाने का निवेदन करती हैं। लाला ब्रज किशोर अपनी धर्म बहन को हिम्मत रखने की बातें कहते हुए इंग्लैंड के बादशाह जेम्स प्रथम की बेटी की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि कुवक्त में उन्हें अपने निर्वाह के लिए सब जेवर खोकर भेष बदल कर भीख मांगनी पड़ी थी। यह सुनकर वह ब्रज किशोर से कहती हैं कि पति के लिए गहना क्या, प्राण तक देने पड़े तो मैं देकर बहुत प्रसन्न होंगी। वह कैद में रहे और मैं गहने का लालच करूं, वह दुख सहे और मैं चैन करूं, मुझसे यह दुख नहीं सहा जाता, मेरी छाती फटती जाती है। इन गहनों को लेकर अपनी बहन के इन छोटे छोटे बच्चों के प्राण बचाओ। लाला ब्रज किशोर उसे शकुंतला के दुख का उदाहरण देते हुए धैर्य रखने की सलाह देते हैं। लाला मदन मोहन की स्त्री एक बार लाला को देखना चाहती थी, किंतु ब्रज किशोर कचहरी में हजारों आदमियों की भीड़ के कारण शाम को उन्हें देखने की बातें उनसे कहते हैं। अपना गहना देकर वह विदा लेती हैं और बच्चे ब्रज किशोर को छोड़कर घर नहीं जाते। लाला मदन मोहन के दोनों बच्चे मदन मोहन से मिलकर लिपट जाते हैं और उनसे तमाशा देखने सैर के लिए चलने की जिद करते हैं अथवा घर चलने और माँ के सुबह से भूखे रहने की बातें कहते हैं। मदन मोहन और ब्रज किशोर का हृदय बच्चों की बातें सुनकर भर आता है। प्रकरण 39 में है प्रेत भय। संध्या होने पर इसमें सर्वत्र अंधेरा व्याप्त हो गया। हवालात में लाला मदन मोहन की अतीत की रंगीन शानें याद आती हैं। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह संसार ही धोखे की टट्टी है। लाला मदन मोहन को लगता है कि कोई प्रेत उनकी कोठरी में है जो विकराल रूप धारण करके मदन मोहन की ओर कभी दौड़ता है और कभी उसे पीस डालना चाहता है, कभी यमदूत की तरह उसके कुकर्मों के लिए दुर्वचन कहता है। प्रकरण 40 में सुधारने की रीत। जेल में रात्रि में लाला ब्रज किशोर को देखकर मदन मोहन कहते हैं कि इस समय आप यहाँ कैसे? मैंने तो समझा था कि आप अपने मकान में सोते होंगे। लाला ब्रज किशोर प्रत्युत्तर में कहते हैं कि यह मेरा मंद भाग्य है जो आप ऐसा समझते हैं, क्योंकि मुझको आपने उन्हीं लोगों में गिन लिया है, यानी जो आपके 5, 6, 7, 8 चाटुकारी मित्र थे, उन्हीं लोगों में आपने मुझे भी गिन लिया। लाला मदन मोहन उन्हें सच्चा मित्र कहते हुए निवेदन करते हैं कि जिन मित्रों पर मुझे बड़ा विश्वास था वह मुझे अधर धार में छोड़कर चले गए और ईश्वर ने मुझे कहीं का न रखा। लाला ब्रज किशोर मदन मोहन को ईश्वर को दोष न देने की बात करते हुए कहते हैं कि वह जो कुछ करता है सदा हित की बात करता है। लाला मदन मोहन कहते हैं कि नहीं, अभी यह कभी नहीं हो सकता। वैसी साहूकारी से ऐसी गरीबी अच्छी है। क्या मैं अपनी आदत नहीं बदल सकता? लाला ब्रज किशोर कहते हैं क्यों नहीं बदल सकता? यदि मनुष्य पक्की तरह कोई चीज़ ठान ले तो उसका हर वक्त ध्यान रहे और उस पर तब तक दृढ़ रहे तो वह कठिन से कठिन काम को भी सहज रूप में कर सकता है। लाला मदन मोहन कहते हैं कि मेरे चित्त पर आपकी कही गई बातों का बेहद असर हो रहा।
मैं अपने अपराधों के लिए ईश्वर से क्षमा चाहता हूँ। लाला ब्रजकिशोर मदन मोहन को गले लगा कर कहते हैं कि अब आपके विचारों में सुधार आ गया है। आपके कृत कार्य में अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा। आपका अवश्य मंगल होगा। अब इसके बाद आ जाता है लास्ट प्रकरण, जिसका नाम है सुख की परमावधि। परीक्षा गुरु के इस अंतिम प्रकरण का आरंभ लाला मदन मोहन द्वारा आश्चर्यपूर्वक ब्रजकिशोर से पूछे जाने वाले इस प्रश्न से होता है कि क्या लाला जगजीवन दासियों मेरी पत्नी यहाँ आए थे। मित्र ब्रजकिशोर कहते हैं कि केवल इतनी सी बात का आपको आश्चर्य होता है। चिन्नू लाल, सिंभू दयाल और अपने संदर्भों में बिगाड़ बनाओ, आपके द्वारा मेरे घर आकर क्षमा मांगना, चुन्नी लाल सिंभू दयाल का अलग होना, उसी समय मेरठ के जगजीवन दास का आकर आपके घरवाले और बच्चों को लिवा ले जाना, आपसे पॉकेट चेन, घड़ी, हीरे की अंगूठी, बाली इत्यादि मेरे द्वारा लिया जाना, एक छोटे से लेनदार की डिग्री में यहाँ इतना देर पड़े रहना, इन बातों में आश्चर्य और भेद की बात मालूम नहीं होती। लाला मदन मोहन द्वारा अनभिज्ञता प्रकट करने और भेज जाने की बात जानकर लाला ब्रजकिशोर बहुत से कागज और एक पोटली निकालकर मदन मोहन के समक्ष रख देते हैं। इन कागजों में मदन मोहन के लेनदारों की तरफ से लगभग 50,000 रुपये के राजीनामे, फारख्ती और रसीदें वगैरह थी। साथ में मिस्टर ब्राइट का फैसलानामा 35,000 रुपये में था। मिस्टर रसल की रकम उसे देने में लगा दी गई थी और मिस्टर ब्राइट की बिक्री हुई चीज़ें उसे बराबर दामों में वापस करने की शर्त पर थी। पोटली में 15-20 हज़ार का गहना था। लाला मदन मोहन को आश्चर्यचकित देखकर ब्रजकिशोर उन्हें अपनी सारी चालें बताते हैं। लाला मदन मोहन के यह कहने पर कि मेरे फायदे के लिए लेनदारों को आपने वृथा क्यों दबाया। ब्रजकिशोर कहते हैं कि मैंने उन्हें ना दबाया, ना धोखा दिया, बल्कि उन्होंने आपके नाम से जो ज़्यादा रकमें लिख ली थी वही यथाशक्ति कम की गई। पोटली के विषय में लाला मदन मोहन की जिज्ञासा का शमन करते हुए ब्रजकिशोर उसे उनकी पत्नी के द्वारा दिया गया बताते हैं। साथ ही उसकी दशा सुबह में 5 बार यहाँ आने की बात कहते हुए आगे वह कहते हैं कि आप बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे सुपात्री पत्नी मिली। लाला मदन मोहन जानना चाहते हैं कि जब यह गहने समय पर मेरी पत्नी ने तुम्हें दे दिए थे तब मुझे छुड़ाने में तुमने देर क्यों की। लाला ब्रजकिशोर बताते हैं कि तब तक एक तो लेनदारों का फैसला नहीं हुआ था, दूसरे आपके चित्त पर अपनी भूल का एहसास कराने के लिए भी ढील दी गई थी। कचहरी बर्खास्त होने के पूर्व ही मैंने आपको छुड़ाने का हुक्म ले लिया था। मिस्टर ब्राइट को उनके सामान बिना पूछे वापस करने पर आपको यह बात बुरी लगी होगी। लाला मदन मोहन इस पर कहते हैं कि झूठी भड़क दिखाने में कोई सार नहीं। मनुष्य अपने स्वरूपानुसार थोड़े खर्च से अपना निर्वाह कर सकता है। जो बातें ब्रजकिशोर पहले ही उन्हें बोल चुके थे अब वो उसे मान रहे हैं। लाला मदन मोहन ब्रजकिशोर से कहते हैं कि मेरी कहानी छपवा कर प्रसिद्ध कर दिया जाए। सच्ची बातों में ले जाने का क्या काम, मेरा परिणाम देखकर लोगों की आंखें खुले तो बढ़िया है। लाला ब्रजकिशोर कहते हैं कि औरों के दोष देखने वाले बहुत मिलते हैं, परंतु अपने दोषों का जो यथार्थ जानता है और जानबूझकर झूठा पक्ष नहीं करता बल्कि यथाशक्ति उन्हें छोड़ने का उपाय करता है, वही सच्चा सज्जन है। तो इस प्रकार से ये परीक्षा गुरु पूरी कहानी रही, जो कि अलग अलग प्रकरणों में जो भी घटनाएं दी गई है उसे संक्षिप्त रूप में बताने का प्रयास किया गया। तो आपको यह वीडियो कैसे लगा, और अगर आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो जिस पर आप वीडियो चाहते हो जो आपको समझ में कम आ रहा हो, उसे आप कमेंट के ज़रिए हमें बताएं, उसे आपके लिए आसान बनाने की व्यवस्था की जाएगी। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।